अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ के लिए सर्द मौसम में गर्म हवाओं का सिलसिला चल रहा है। एक तरफ पार्टी तकसीम का शिकार है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो बैकडोर राब्तों से अपने मामला हल होने की उम्मीद बांधे हुए थी, अब भी उसकी उम्मीद बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को तीसरा खत भी लिख दिया है। जाहिर है इन खतूत से तो यह तासुर मिल रहा है कि बानी पीटीआई आर्मी चीफ से एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आर्मी चीफ इसकी खुद तरदीद कर रहा है। आज वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। अब आर्मी चीफ के ये 3 जुमले पीटीआई पर भारी पड़ेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ पाक फ़ौज से इलेक्शन धांधली और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मदद मांग रही है, लेकिन पाक फ़ौज के सरबराह वाज़े कर रहे हैं कि वो सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यही वजह है कि आर्मी चीफ ख़त मिलने की सूरत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब आर्मी चीफ ख़त ना मिलने की तरदीद कर चुके तो तहरीक इंसाफ ये दावा क्यों कर रही है कि उसने 3 खतूत आर्मी चीफ को भिजवाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ सिर्फ ख़त लिख कर इसके मंदरजात मीडिया पर नशर करके शेयर करके इस्टेब्लिशमेंट से कह रही है कि उसकी बात को सुना जाए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले से ख़ुद को दूर रखना चाहती है, जो बहरहाल पीटीआई के लिए सियासी सदमे से कम नहीं है। बानी पीटीआई के तीसरे ख़त का चर्चा मीडिया पर हो रहा है और मीडिया पर इसके मंदरजात भी सामने आ चुके हैं, जिसमें बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वज़ीर आज़म और मुहिब वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फ़ौज की साख की बहाली और वतन अजीज़ का मफाद मकसूद है। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के बायस अवाम और फ़ौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। अब फ़िलहाल तो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से कोई हम आहंगी नहीं चाहती, जो आर्मी चीफ के बयान से साफ ज़ाहिर है, झलक रहा है। अब ऐसे वक्त में जब आर्मी चीफ बानी पीटीआई का ख़त पढ़ने को तैयार नहीं है, जहाँ तहरीक इंसाफ को फ़िलहाल बैकडोर राब्तों के ज़रिए कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, तो वहीं पर तहरीक इंसाफ में तकसीम शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। पार्टी पॉलिसी पर ना चलने वाले अरकान को पार्टी से निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत को भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से निकाल दिया गया। वो मशहूर कॉल है, पहले सोचो फिर बोलो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर अफजल मरवत को बगैर सोचे समझे बोलने की भारी कीमत अदा करना पड़ी है। अब शेर अफजल मरवत की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत के शो कॉज नोटिस के जवाब और इक़दामात के जायज़ा लेने के बाद उन्हें निकालने का फैसला किया गया। दर हकीकत गुज़श्ता माह शेर अफजल मरवत को पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस इशू किया गया, जिसमें शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया था कि शेर अफजल मरवत बगैर सोचे समझे बोलते हैं, जिसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। शो कॉज नोटिस में शेर अफजल मरवत को मुखातिब करते हुए कहा गया था कि आपके बयानात के हवाले से बानी पीटीआई को आगाह किया गया। बानी पीटीआई की हिदायत के बाद पार्टी की जानिब से रवैया बेहतर करने से मुतालिक शो कॉज नोटिस जारी किया गया। शो कॉज नोटिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को 7 दिन के अंदर पार्टी को तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी। अब जाहिर है तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल बाहर किया गया। दर हकीकत सवाबी जलसे में भी सामने आई, वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की एक बड़ी वजह भी बनी। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत में हालिया दिनों में वाज़े इख्तलाफात भी थे और दोनों रहनुमाओं में पार्टी पॉलिसी को लेकर लफ्जी गोलाबारी भी हुई थी, लेकिन इसके बाद दोनों रहनुमाओं में वक्तन फ़वक्तन सीज़ फायर भी हुआ। लेकिन 8 फरवरी को होने वाले सवाबी जलसे में, जिसमें शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह नहीं मिली थी और ना ही उन्हें तकरीर का मौका दिया गया था, जिस पर सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर मुखालिफ नारे भी लगवाए, जिस पर सलमान अकरम राजा ने जो है तल्ख जुमले भी बोले, तल्ख लहजे में कहा कि जहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं चलेगी, ये बानी पीटीआई की जमात है। सबसे पहले उसकी झलक आपके सामने रखते हैं कि उस रोज़ सवाबी जलसे में हुआ क्या था। अब असल कहानी यहाँ से शुरू हुई, जिसके बाद शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। जाहिर है शेर अफजल मरवत की पार्टी में मुखालिफत तो थी, जिसमें सलमान अकरम राजा का भी नाम लिया जाता है, लेकिन सलमान अकरम राजा अपनी सफाई में कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली में उनका अमल दखल नहीं है, पर यह पार्टी का अंदरूनी फैसला है। अब शेर अफजल मरवत के पार्टी से निकाले जाने के बाद उनकी हिमायत में बोलने वाले भी सामने आ रहे हैं, जिनमें जुनैद अकबर और शहरयार आफरीदी भी शामिल हैं। जुनैद अकबर कहते हैं कि शेर अफजल मरवत के मामले से लाइल्म हूँ, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं बानी पीटीआई से मुलाकात करूँगा और उनको नजरसानी की दरख्वास्त करूँगा, जबकि शहरयार आफरीदी कहते हैं कि मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, जिसमें मेरे सामने पार्टी से निकालने के हवाले से कोई बात नहीं। अब यह खबर भी गर्दिश कर रही है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के हवाले से बानी पीटीआई को मिस गाइड किया गया, जबकि पीटीआई के बहुत से रहनुमा शेर अफजल मरवत के पार्टी से निकाले जाने पर लाइल निकले, जिससे यह तासुर उभर रहा है कि पार्टी में शेर अफजल मरवत की मुखालिफत करने वालों में बड़ी मनसूबाबंदी के तहत उन्हें पार्टी से निकलवाया है। वो रहनुमा जो शेर अफजल मरवत की हिमायत कर रहे हैं
उनके मुस्तकबिल पर भी सवाल उठ रहा है कि आया शेर अफजल मरवत की हिमायत में बोलने पर उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और यही सवाल अली अमीन गंडापुर के मुस्तकबिल के हवाले से भी उठाया जा रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या अली अमीन गंडापुर को भी वजारत आला के ओहदे से हटा दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी में उनको भी मुखालिफत का सामना है और हाल ही में उन्हें पार्टी के सूबाई सदर के ओहदे से हटाया गया है। और ऐसे में शेर अफजल मरवत की भरपूर हिमायत करते वो नज़र आ रहे हैं, जो अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात बढ़ा सकता है। आज बानी पीटीआई से मुलाकात में भी उन्होंने शेर अफजल बारिश की। इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से शेर अफजल मरवत के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी की। वज़ीर आला ने बानी पीटीआई से स्वाबी जलसे, पार्टी और दीगर सियासी उमूर पर तफसीली बातचीत की। अब देखना यह है कि बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर नजरसानी करते हैं या नहीं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर तो शेर अफजल मरवत के शाना बशाना नजर आ रहे हैं। उन दोनों के दरमियान दोस्ती का गहरा ताल्लुक वाज़े नजर आता है। यहाँ तक कि स्वाबी जलसे में जब शेर अफजल मरवत को खिताब नहीं गया तो इस दौरान अली अमीन गंडापुर खिताब करने आए और शेर अफजल मरवत ने उनसे माइक लेते हुए ये कहा था कि जो अली अमीन गंडापुर बात करेंगे वही मेरा मौक़िफ़ होगा। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर पर कई मौके पर शेर अफजल मरवत की तरफदारी करते जो है वो चीज़ें दिखाई दी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि शेर अफजल मरवत अच्छे लीडर हैं जिन्होंने पार्टी का कोई नुकसान नहीं किया। अली अमीन गंडापुर मरवत साहब से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अब अगर शेर अफजल मरवत के मामले पर बानी पीटीआई नजरसानी नहीं करते और अली अमीन गंडापुर शेर अफजल मरवत का मुसलसल दिफा करते हैं तो मुमकिन है उनकी कुर्सी भी खतरे में हो। बहरहाल शेर अफजल मरवत पार्टी से निकाले जाने पर अपने दिल का हाल ट्विटर के जरिए बयान कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि मेरे साथ पीटीआई के उन अफराद ने नाइंसाफ़ी की जो मुझे शुरू से नापसंद करते थे। मेरा ऐसे लोगों से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसी अजियत देने वालों के सामने कभी झुकूंगा नहीं। मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने पार्टी के अंदर कभी किसी ग्रुप का साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने हमेशा बानी पीटीआई को अपना ग्रुप लीडर माना है। मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का जारी बायकॉट ख़त्म करता हूँ। मैं बानी पीटीआई के नज़रियात के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाऊँगा और वो हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। मैं बानी पीटीआई की जो है पोजीशन में और उसकी हकीकत को भी समझता हूँ और इसके पास मालूमात तक महदूद रसाई है और ये हकीकत है कि वो साजिशियों के घेरे में है। मैं आज रात कौमी मीडिया पर अपने नुक्ता नज़र की वजाहत करूँगा। पीटीआई के वो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने 26वीं तरमीम के दौरान अपने होशो हवास बेच दिए, वो आज भी पीटीआई में हैं, जबकि मुझे बिला वजह निकाल दिया गया है। ये आमरीत है, ना कि मुनसिफाना या जमहूरी अंदाज। अगर इस इजारादारी को ना रोका गया तो ये हमें मुकम्मल नाकामी की तरफ ले जाएगा। अब शेर अफजल मरवत अहम नुक्ता ये उठा रहे हैं कि पीटीआई के वो पार्लियामेंटेरियंस जिनका सियासी किरदार आईनी तरमीम को लेकर मशकूक था, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और शेर अफजल मरवत की इसी मौक़िफ़ की तायद शाहिद खटक भी अपनी ट्वीट के ज़रिए कर रहे हैं और वो लिखते हैं कि जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम और 24 नवंबर मार्च में कमज़ोरी दिखाई, उनको कब पार्टी से निकाला जाएगा। मुश्किल वक्त में कारकुनान का हौसला बने और लीडर की कॉल पर लब्बैक कहकर उसके एतमाद पर पूरा उतरे। उनको तमगों की बजाय साइड लाइन किया जा रहा है। कल बानी पीटीआई साहब के साथ मेरी मुलाकात की फहरिस्त से मेरा नाम निकाल दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि शाहिद खटक की इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट भी सामने आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें शेर अफजल मरवत से ना जोड़ा जाए। बहरहाल ये हकीकत है कि पीटीआई अंदरूनी तनाज़ात में घिरी हुई है। पार्टी रहनुमा एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिशों में है और इन कोशिशों में बहरहाल पार्टी कमज़ोर हो रही है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजमूई तौर पर दो धारी तलवार से गुजर रही है। यानी एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट से वो बैकडोर डिप्लोमेसी चाहते हैं, इंगेजमेंट चाहते हैं, लेकिन वहाँ से एब्सोल्युटली नॉट का जो बोर्ड है वो लगा दिखाई दे रहा है। जैसा कि आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कह दिया कि ना तो उनको ख़त मिले भी तो उनकी दिलचस्पी कोई नहीं है, वो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे, वो नहीं पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन द पार्टी लग ये रहा है कि उसमें कुछ क्रैक्स हैं जो हील नहीं हो रहे हैं या वो गैप्स हैं जो ब्रिज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये दो ऐसी मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश हैं और अभी तो इनसे निकलेंगे तो जाहिर है आगे को ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस की तरफ भी जा सकेंगे और फिर वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस भी एक्टिव हो पाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस ये जो मुश्किलात विद इन द पीटीआई हैं, ऐसी ही मुश्किलात विद इन द जुडिशरी भी हैं। जुडिशरी किन मुश्किलात से घिरी हुई है और वहाँ पर जो है वो किस तरीके से अपने ही अपनों के सामने है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जहां पीटीआई में तकसीम है तो वहीं अदलिया में भी वाज़ेह सफबंदी दिखाई दे रही है। जैसा कि ये ख्याल किया जा रहा था कि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए लाए गए ताकि उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए, और अब जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती के बाद जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर ओहदा संभालने के बाद कमरा नंबर 1 में मुंतकिल हो गए और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर केसेस की समाअत का आगाज़ भी कर दिया है। ज़ाहिर है उनकी ये तकर्री अभी आर्जी तौर पर हुई है, लेकिन मुमकिन है उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाए। अब जैसा कि हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उसने जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोका, ऐसा ही रास्ता जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी रोका गया है। यही वजह है कि इस वक्त जजेस की जानिब से खतूत लिखने का सिलसिला जारी है, और ना सिर्फ खतूत के जरिए जजेस साहिबान इन तकर्रियों और तबादलों पर अपना रद्दअमल दे रहे हैं, बल्कि अब जजेस एक दूसरे की जो तकारीब है उनमें भी शिरकत करने को तैयार दिखाई नहीं देते। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस के एजाज़ में ज़िला अदलिया की जानिब से इशाइया दिया गया, जिसमें हाई कोर्ट के 8 जजेस ने शिरकत की, जबकि सीनियरिटी के मामले पर जो रिप्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस हैं वो इशाइये में शरीक नहीं हुए। इन 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत शामिल हैं। इन 5 जजेस का इस तकरीब से में शिरकत ना करना ये बता रहा है कि वो जस्टिस सरफराज डोगर के चीफ जस्टिस बनने पर खुश नहीं हैं, और अगर नहीं है तो हो सकता है जो कल तकरीब हल्फ बर्दारी होने जा रही है जस्टिस सरफराज डोगर जहां बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ उठाएंगे, तो हो सकता है कि ये जजेस उस तकरीब में भी मौजूद ना हों। आने वाले दिनों में ज़ाहिर है एक ही कोर्ट है, उसके सरबरा चीफ जस्टिस हैं। अगर उस तैनाती के ऊपर जो सीनियर जजेस हैं वो एतराज़ उठा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तो आने वाले दिनों में तनाव क्या शिद्दत इख्तियार करेगा। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जजेस ज़िले अदलिया की जानिब से जो मुनक़िदा तकरीब है उसके अंदर नहीं गए, तो आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, उनको सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया। इस तासुर का इजहार किया जा रहा था कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया इसलिए गया है ताकि उनको चीफ जस्टिस लगाया जाए। अब हो सकता है कि कल की तकरीब में भी ये मौजूद ना हो, तो क्या तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं विद इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट? जो जज साहिबान नहीं आए वो हाई कोर्ट के हवाले से, वो जज साहिबान जो लोअर जुडिशरी की जानिब से उनके एजाज में तकरीब थी, जो कि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन के एजाज में थी, उसमें वो शरीक नहीं हुए थे। और अभी तो हल बर्दारी की तकरीब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस के लिए वो कल यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन होगी, और वो ऐवान सदर में होगी। नहीं, अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लें आप, तो ये ऐसे ही होता हुआ देख रहे हैं कल की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी? हाँ, मेरा ख्याल है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अल्लाह करे कि जो वैलेंटाइन डे है उसकी वजह से कोई आपस में जो है वो हो कि वो शरीक हों हल बर्दारी की तकरीब के अंदर। लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ पे तो ये भी हुआ है कि आपको याद होगा चीफ जस्टिस काजी फाइसा का फुल कोर्ट रेफरेंस था, और उस वक्त भी कुछ जज साहिबान के साथ, जिसमें जस्टिस मनीक थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और भी थे, जस्टिस शाहिद वहीद थे, शाहिद वहीद तो आए थे, जस्टिस आयशा मलिक वगैरह, तो 4-5 लोग उसमें भी शरीक नहीं हुए थे। तो डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा हैं, और जिस हद तक पहुंच चुके हैं, मुझे गालिबन लगता नहीं है ऐसा कि वो हल्फ बर्दारी की तकरीब के अंदर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और दूसरा वाकया भी हो गया है, और वो वाकया है जस्टिस अजमत सईद शेख, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज हैं। उनका इंतकाल हुआ, तो उनका फ्यूनरल भी शायद कल है। लेकिन हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन मुझे बज़ाहिर लगता नहीं है कि इस मूव को, जो कि ट्रांसफर के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट आई और जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिसमिस हुई है, उसके बाद ये जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं 5, ये हल्फ बर्दारी की तकरीब में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि कल 2 हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद होना है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक ऐवान सदर के अंदर होगी, और बाकी तो जाहिर है कि दीगर हाई कोर्ट्स हैं वो तो सूबों के अंदर गवर्नर ही कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, एक तरफ तो विद इन द जुडिशरी ये तनाव की कैफियत है, और दूसरी तरफ जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, उनके यहाँ अपना एक वैलिड रीज़न है कि जी हमारी अपीलें
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएंगी और वहाँ पर अगर ये माहौल होगा और फिर एक जज को लाया ही इसलिए गया है ताकि मर्जी के फैसले कराए जा सके, बेंचेस बनाए जा सके, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में तनाव तो बढ़ेगा? देखें, तनाव तो जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। बात ये है कि जहां पर अगर ये थिंकिंग है कि शायद कोई एक पर्टिकुलर केस की वजह से ये सारी ट्रांसफर की जा रही हैं, तो ये अपना उनका हो सकता होगा। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखें तो यही जज साहिबान जब वहां पे थे, मौजूद थे, आमिर फारूक साहब, उन्होंने कई साइफर का केस हो गया, तोशा खाना का केस हो गया, इद्दत वाला केस हो गया, उनकी बेल हुई। मतलब है कि सबसे ज्यादा रिलीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनको, या उनके साथ कोई अगर हुआ, शहरियार अफरीदी हैं और दीगर लोग हैं जिनको वहां से रिलीफ मिला और मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। अब ये मामला जो है वो कहीं और चला गया। अगर हम दूसरी नजर से देख लें, अगर कल को सरफराज डोगर साहब के पास अगर ये केस लगता है और उसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप एक और तरफ जाएंगे। तो लिहाजा केस के अपने मेरिट्स होते हैं, जज साहबान ने उस पर फैसला देना होता है और फिर उसके बाद अगर किसी के खिलाफ भी फैसला है तो अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। और यहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक बहुत लकी प्राइम मिनिस्टर हैं या एक्यूज हैं कि उनको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो अवेलेबल है कि उनके मुकदमात निचली अदालतों से शुरू होकर और ऊपर तक उनके पास अपील के मौके मौजूद हैं। हमने तो यहाँ पे ये भी देखा है कि जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिस्क्वालीफाई करके तायात और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर रेफरेंसेस बने। पनामा केस आपके सामने है, तो वहां से जो है ना नीचे की तरफ ट्रेवल किया था उन्होंने। तो ये एक अच्छी बात है कि ड्यू प्रोसेस मिल रहा है इमरान खान साहब को, और उनके मुकदमात जो हैं, जो गलत मुकदमात थे या गलत फैसले थे, वो हाई कोर्ट्स ने सस्पेंड भी कर दिए हैं और उसकी अपीलें भी जेर समात हैं। तो अब अल्टीमेटली दे हैव नथिंग टू लूज। सिद्दीकी साहब, बात यह है लास्टली कि अगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस तो सरफराज डोगर साहब हल्फ उठा रहे होंगे, इस बात के कितने इम्कानात हैं, यानी कि मुमकिन तौर पर जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस है वो भी सरफराज डोगर साहब ही होंगे? लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मामला काफी हद तक बेहतर है। अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि मुमकिन है, देखें इसमें कोई क्या कहते हैं उसको, कि इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये उस वक्त तक ही होगा जब तक कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग नहीं हो जाती है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर जज साहबान ने या पीटीआई ने वही रवैया अख्तियार किया जो कि अभी गुज़िश्ता जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर मैंने नजर आया है कि जिसमें बाइकआउट किया गया और वोटिंग के अंदर और उस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया गया, और उसकी वजह से जैसा कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बहुत एक अच्छे जज थे, वो नहीं आ सके। और फिर उसमें गुल हसन औरंगजेब साहब के लिए एक रास्ता निकाला गया, और गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो स्टिल चीफ जस्टिस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो भी प्रोसेस है उसके अंदर मौजूद हैं। उसमें मोहसिन क़यानी साहब भी मौजूद होंगे, सरफराज डोगर साहब भी होंगे। गो के सीनियरिटी के हवाले से ट्रांसफर के ऊपर तो तमाम लोगों का इत्तफाक है, लेकिन सीनियरिटी के हवाले से जो है वो दरखास्तें भी आना शुरू हो गई हैं, चैलेंज भी होना शुरू हो गए हैं। और उसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल के हवाले से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड है वो है। और सीनियरिटी का मामला आज का नहीं, बहुत पुराना है। मौलवी अनवारुल हक साहब का भी मुकदमा था, फिर उसके बाद फलक शेर साहब का इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड जो है वो तो मौजूद है, जैसे कि आमिर फारूक साहब ने भी अपने जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अपना जो भी कहा है, अब उसके अंदर भी बहुत सारे लीगल पॉइंट आ जाते हैं कि 199 की जुरिस्डिक्शन और फिर दूसरे तीसरे। लेकिन अल्टीमेटली ये मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आना ही आना है।
यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक फिर भी हैविंग सेड दैट के सीनियरिटी प्रिंसिपल है, पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये मामला लगेगा। और ज़मनन जुडिशल कमीशन में जो कॉम्पोजिशन है इस वक्त मेंबरान की, उसमें भी ये है कि अददी बरतरी के ऊपर फैसले हो जाते हैं और अददी बरतरी लाइकली ये कि गवर्नमेंट साइड को सपोर्ट करती है। देखिए, ये एक तासुर तो जरूर लिया जा सकता है, लेकिन जैसा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े खुल के गुज़िश्ता रोज जो मीडिया के लोगों के साथ बात की थी, हुकूमत जो है वो तो ये भी चाह रही थी कि जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के हैं लेकिन वो थ्रू नहीं हो सके हैं उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर, तो अब इसको आप क्या कहेंगे? तो अब उस पे जो सीनियरिटी का मामला है, चीफ जस्टिस अपनी राय दे चुके हैं उसमें, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के आर्गुमेंट्स जो हैं वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग है उसके अंदर मिनिटेड हैं। तो जो फोरम है वो जाहिर है कि अगर दोबारा भी आता है चीफ जस्टिस, उसमें शायद क्योंकि अपनी राय दे चुके हैं, वो आया उस प्रोसेस के अंदर या उस मीटिंग के अंदर मौजूद रहते हुए खुद को अलग रखते हैं या वो भी वोट की तरफ जाएंगे। तो एक दिलचस्प केस लॉ, मैं तो उसको केस लॉ के हवाले से देख रहा हूँ। बाकी और दीगर चीजें जाहिर है उसको उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है और उसके बहुत सारी और रिपरकशंस भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो कि हुकूमत का मौकफ है, जिस तरह से जस्टिस सरफराज जोगर साहब को यहाँ पे लाया गया है, और इसके अलावा इसके पीछे जो कहानी है 6 जजों के खत की, और फिर उसके बाद सीनियरिटी वाले मामले के ऊपर, और जिस तरह से 6 जज साहिबान के रिमार्क्स, उनमें से मोहसिन कैनी साहब का जो रिमार्क अभी कुछ रिश्ते दिनों आए, उस पर जिस तरह से पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल बनती चली जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर टफ मुकाबला हुआ तो गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, शायद मेरा ख्याल है कि वो आगे निकल जाएं सरफराज जोगर साहब से। लेकिन सवाल वहीं पे आता है कि आया जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, वो उस जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर मौजूद रहते हैं या चीफ जस्टिस की तकर्री के वक्त भी बाइकआउट किया उन्होंने, हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री के वक्त भी बाइकआउट किया, तो उसका उल्टा जो है वो नुकसान जरूर हुआ है। मुतल्लिका फोरम के ऊपर जो है अपने वो सारी चीजें अगर हों और एतराजात हों और ग्राउंड जो है वो खाली ना छोड़ा जाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत दिलचस्प मुकाबला में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल तकरीब हल्फ बर्दारी है और यकीनन उसमें ये जेस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो 5 जजेस की जानिब से आज शो किया गया है कि कल वो क्या करते हैं, और अल्टीमेटली मामला जुडिशल कमीशन और जुडिशल कमीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल हुई है ट्रंप और पुतिन के माबैन, इसके लार्ज यूक्रेन पे और फिर उसके बाद गज़ा के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और फिर अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर बात की जाए तो चाइना और अमेरिका के जो जंग है, जो माशी जंग है, उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई मुल्क दूसरे मुल्क का ना मुस्तकिल दुश्मन होता है ना मुस्तकिल दोस्त होता है, क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं, हर मुल्क के अपने सियासी और माशी मफादात हैं, और इन मफादात की रोशनी में ही हर मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी को मुरतब करता है। अब तवील दहाइयों से रूस और अमरीका में एक तनाव की कैफियत रही है। वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर कोल्ड वॉर तक दोनों ममालिक में कशीदा ताल्लुकात रहे हैं। अमरीका खित्ते में अपना असर व रसूख बरकरार रखना चाहता है, जबकि रूस अमरीका की मर्जी के ताबे चलना नहीं चाहता। अमरीका को यह खतरा है कि रूस के ही खित्ते में ताकतवर मुल्क के तौर पर ना उभरे, इसलिए अमरीका रूस के खिलाफ मज़ाहमत की हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। यहाँ तक कि 1949 में नेटो इस मकसद के लिए बनाई गई ताकि सोवियत यूनियन की यूरोप की जानिब से तोसी के ख़तरे को रोका जा सके। रूस और यूक्रेन की जंग की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अमरीका यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहता था ताकि रूस को दबाया जा सके, जबकि रूस ने अमेरिका के इस इक़दाम की भरपूर मुखालिफत की है। अब दोनों ममालिक की तारीख देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों ममालिक में कितने गहरे फासले रहे हैं, लेकिन इन फासलों को कम करने के लिए अब अमेरिका ने एक कदम बढ़ा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर से टेलीफोन पर रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। टेलीफोनिक रब्ते के बाद ट्रंप ने आला अमरीकी हुक्काम को यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दिया है।
अब ट्रंप की जानिब से रूसी सदर को फ़ोन करने को मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। एक जाविया ये है कि शायद ट्रंप चीन से निपटने के लिए रूस के साथ जो जमी बर्फ़ है उसको पिघलाना चाहता है, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इस टेलीफोन का मकसद अमेरिका के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी है। सबसे पहले जो चीन वाला कंपोनेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये दावा करते रहे और ये कहते रहे बार बार कि ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगैन। और ज़ाहिर है जब वो अमेरिका को अजीम बनाने की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी खत्ते में जो एक उभरती हुई ताकत है दुनिया के अंदर माशी तौर पर वो चीन है, और चीन टक्कर दिए हुए है। तो व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है मामलात को बेहतर करना, मिल के कोई जॉइंट वेंचर करना है। सबसे अहम बात, इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अमेरिका इस वक्त दो महाज नहीं खोल सकता, दो महाजी जंग को ख़त्म करना चाहता है। ज़ाहिर है ट्रंप अब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहता है, और अगर अमेरिका यूक्रेन की हिमायत और रूस की मुखालिफत जारी रखता है तो मुमकिन है रूस फ़लस्तीन के मामले पर मज़ामत करना शुरू कर दे, जो ट्रंप इंतज़ामिया के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। और फिर दूसरी अहम बात यह कि यूक्रेन के ज़रिए अमेरिका रूस को कमज़ोर करने का जो फ़ायदा उठाना चाहता था वो नहीं उठा सका, उल्टा रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्ज़ा किया। और ज़ाहिर है ट्रंप ने तो मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद भी बंद कर दी है। यूक्रेन और इसराइल को भी भारी इमदाद दी जा रही है और इस इमदाद को भी बंद करना चाहता है। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि रूस से मफाहमत के ज़रिए कोई रास्ता निकाला जाए, जबकि इस मफाहमत की सूरत में रूस को भी फ़ायदा होगा। सबसे अहम फ़ायदा रूस को ये होगा कि वो तन्हाई से बाहर निकल आएगा और मगरबी ममालिक की जानिब से जो रूस पर पाबंदियाँ लगाई गई थी वो उनसे आज़ाद होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि रूस भी माशी तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं रहा कि वो जंग को जारी रख सके, क्योंकि आलमी मीडिया के मुताबिक दफाई और कौमी पर ज़ायद अखराजात की वजह से 2024 के दौरान रूस में महंगाई की शरह 9.5% रही। आइंदा बरस रूस के मजमूई बजट का 41% दिफा और सिक्योरिटी की मद में खर्च होगा, जिसमें कर्ज़ों पर सब्सिडी और फिर अफरादी क़ुव्वत की किल्लत की वजह से बढ़ती हुई उजरतों पर कसीर सरमाया खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा गुज़श्ता बरस अक्टूबर में रूस के मरकज़ी बैंक ने शरह सूद 21% तक बढ़ा दी थी। ये शरह पुतिन के इक़्तिदार के उन इब्तदाई बरसों के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है जब रूस सोवियत यूनियन से टूटने के बाद सियासी और माशी बहरानों का शिकार था। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये टेलीफोन सेशन इंतहाई अहमियत की हामिल गर्दानी जा रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्रिकेट के मैदान से जो फतह गुज़श्ता रात पाकिस्तान टीम को हासिल हुई है और ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है, जहां न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होगा, लेकिन इस जहां बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट हो गया है, वहीं तवक्कुआत भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पाक इंडिया जो मुमकिना मैच है एशियन चैम्पियनशिप के अंदर, उस हवाले से बात करेंगे और ये जानेंगे कि अवाम कितनी इस हवाले से पुरज़्म है और तवक्को रखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया को चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर हरा पाएगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कौमी क्रिकेट टीम की सैफ अली की टूर्नामेंट में जहां न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कौम में मायूसी की लहर दौड़ी, तो वहीं गुज़श्ता रोज़ कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह ने शायकीन क्रिकेट में एक नया जज्बा बेदार कर दिया है। कौमी क्रिकेट टीम ने तारीख में पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 350 से ज़ायद रन्स का हदफ पूरा किया है, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट ये समझते हैं कि पाकिस्तान भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त दे देगा। और जाहिर है इसकी वजह यह भी है कि भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद पर बहुत रुकावटें खड़ी की, और अगर भारत को दुबई में उसकी मर्जी के मकाम पर पाकिस्तान शिकस्त देता है तो यकीनी तौर पर यह भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और अब पाकिस्तानी शायकीन ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को इवेंट में शिकस्त देगा। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से मैच जीतने के बाद शायकीन क्रिकेट चैंपियंस भारत टाकरे को लेकर कितने पुरजोश है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कल बहुत ज़बरदस्त मैच जीता है। बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला वो बड़े मैच में इंडिया के खिलाफ जरूर सेंचुरी करेंगे और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हार भी जाते हैं ना, हमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल के मैच में उन्होंने अपना मोमेंटम बरकरार रखा है, उसी तरह से अपना मोमेंटम बरकरार रख, जैसे कि हमारे पीएम साहब ने बोला है कि भाई हमें इंडिया से मैच जीतना है। हमें नो डाउट बुरी टीम नहीं है, इस वक्त थोड़ा सा दबाव में खेल रही, तो इंशाल्लाह ताला मोमेंटम बन गया है तो बहुत अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जीते हैं। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की बहुत अच्छी बैटिंग थी, और इंडिया के साथ जो मैच है वो हमें जीतना चाहिए, हर हाल में जीतना चाहिए। और चैम्पियन ट्रॉफी हम जीते या ना जीते इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि इंडिया से हमने जीतना है। चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया से जीतना है। और यही बात चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की थी कि हमें तो इंडिया को हराना है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था वो भी आपको दिखाते हैं। आपकी जीत की मुंतज़र है। मैं समझता हूं कि आप बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर।
आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। उम्मीद है कि टीम फतूहात का ये सिलसिला जारी रखेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।